मैं इसका जवाब जानने के लिए आज भी उस ऊर्जा की तलाश में यहाँ वहाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे वो ऊर्जा आज तक नहीं मिली। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी डरावनी कहानियाँ इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों को भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल की कहानियाँ सुन सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत जगह इस संसार में ऐसी होती है जहाँ भूत प्रेत, जिन, आत्माएं वास करते हैं। जैसे छोड़ी गई हवेली, छोड़ा गया घर, बस डिपो, कुछ रास्ते, नदी, पेड़, शौचालय आदि। लोग ऐसी जगहों में जाना तो क्या, ऐसी जगहों के बारे में बात करने से भी डरते हैं। ऐसे ही एक खौफनाक किस्सा आप लोगों के बीच पेश करने जा रहा हूँ। एक सालों से बंद पड़े हुए हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का। ये कहानी हम 3 दोस्तों की है, मैं, गुड्डू और मोनू। ये बात उस समय की है जब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रभाव इंसानों पे नहीं था। लोग आपस में ही समय व्यतीत किया करना ज़्यादा पसंद करते थे। साथ में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना और भी बहुत सी चीज़ें। हम तीनों पूरे गांव भर में घूमते फिरते, कभी यहाँ खेलते, कभी वहाँ जाते, कभी शरारत करते। लेकिन गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन भी था जो सालों से बंद पड़ा हुआ था। घर में माँ बाप और बाहर गांव वालों के मुंह से हमेशा ही उस रेलवे स्टेशन पे ना जाने की सलाहें मिलती रहती थी। हम 3 दोस्त साथ में ही 8वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। एक दिन मोनू ने उस रेलवे स्टेशन में जाके खेलने की बात करी। यार, कब तक इसी गांव में खेलते रहेंगे हम लोग, चलना किसी नई जगह पे जाके खेलते, आज मज़ा आएगा, चल। गुड्डू और मैं मना करते हुए कहीं और जाके खेलने की बात करते, लेकिन हमारा मन भी कहीं ना कहीं उस रेलवे स्टेशन में जाने को बेकरार था। थोड़ी देर बाद मैं उस रेलवे स्टेशन में चल के खेलने की बात पे राज़ी हो जाता हूँ और गुड्डू ने भी सहमति दिखाई। शाम के लगभग 5 बजे का वक्त हो चला था। हम उस रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे ही थे और अंदर जाने ही वाले थे, तभी किसी गांव के इंसान ने हमें आवाज़ लगाई और हमें डांटते हुए वहाँ से जाने को कहा। हम भी वहाँ से मुंह लटकाते हुए वापस हो गए। लेकिन चलते चलते हमने पूरी योजना बना ली कि कल हम इस रेलवे स्टेशन पे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगले दिन हम दोपहर का खाना पीना खा के उस रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचने के पश्चात उस रेलवे स्टेशन को करीब से देखने के बाद हमारी तो कुछ मिनट के लिए बोलती ही बंद हो गई। तब हमारी उम्र कच्ची थी, लेकिन उस रेलवे स्टेशन का दृश्य भी कोई कम भयानक नहीं था। चारों ओर मकड़ी के जाले, दीवारें सब टूटी फूटी, कुछ ट्रेन के डिब्बे पलटे हुए थे, झाड़ियाँ बहुत सी उगी हुई थी, कुछ पेड़ की डालियाँ तो ज़मीन छू रही थी। भरी दोपहरी में ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे इस पूरी धरती पे सिर्फ हम 3 ही लोग हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। मोनू कहता है, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मैं भी सारी बातें भूल के खेलने के लिए कहता हूँ। गुड्डू गिनती करने लगता है और हम छुपते हैं। वहाँ की दीवारें हर जगह टूटी होने के कारण छुपने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी मेरे पैर में कुछ छुप जाता है। मैं उसे निकालता हूँ तो वो एक पुराना कांच का टुकड़ा होता है। मैं सबको आवाज़ देने लगता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। मेरे पैर से खून लगातार बहे जा रहा था।
मैं वहाँ से बाहर निकल के अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता हूँ। मैं जब दर्द के साथ चल रहा था और यहाँ वहाँ दोस्तों को आवाज़ लगा रहा था, तब लगातार मेरे पीछे किसी और की भी चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वह एहसास डरावना था। मैं 2-3 बार पीछे भी पलटता हूँ, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं होता। वो जगह अब मेरे लिए कोई जंजाल से कम नहीं था। तभी उस स्टेशन पे मुझे किसी का चेहरा 1 सेकंड के लिए दिखाई देता है। मुझे लगा कि वो मेरे दोस्तों में से एक होगा। मैंने आगे बढ़ के उन लोगों को आवाज़ भी लगाई, लेकिन यकीन मानिए वो मेरे दोस्त नहीं थे। अब कांच चुभने के कारण मेरे पैर से लगातार खून बहे जा रहा था। जब मैं अपने दोस्तों को आवाज़ लगाते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा था, तो मेरे पीछे से मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, हाँ बोल, परसों बाद यहाँ कोई आया है, जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पीछे पलट के देखूं। मैं बस किसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा था। मैं बस मनी मनी यही दुआ कर रहा था कि मुझे मेरे दोस्त मिल जाए। कुछ देर बाद मुझे वहाँ गुड्डू मिलता है। मैं उसको, अरे यार गुड्डू, मैं तुझे कितनी बार आवाज़ लगाई, जवाब क्यों नहीं दे रहा था? ये कहते हुए मैं मोनू के बारे में पूछने लगा। तब गुड्डू ने कहा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, तूने कब मुझे आवाज़ लगाई? थोड़ी देर में मैंने गुड्डू को अपने साथ हुई सारी घटना बता दी। तब गुड्डू भी चौंकते हुए, यार मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हमने वहाँ से तुरंत निकलने का निश्चय किया, लेकिन मोनू के बिना हम कैसे जाते? तो अब हम मोनू को ढूंढने लगे। मोनू लापता हो चुका था। कुछ देर और ढूंढने पे मोनू रेल की पटरी के बगल में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। हम उसको उठाते हुए होश में लाते हैं और वो एकदम से डरते हुए उठ के हमें धक्का मार के पीछे गिरा देता है। मैं कहता हूँ, मोनू क्या हुआ तुझे? मोनू चल यार यहाँ से चलते हैं। तभी मोनू कहता है, उसने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है। हम पूछते हैं, किसने मना किया है तुझे? तो कहता है, वो कोई अजीब सा दिखने वाला जानवर और इंसान जैसा है। चारों हाथ पैर से चलते हुए देखा है मैंने उसको यार। बहुत बहुत डरावना है वो। उसने मुझे पीछे से 2 बार धक्का भी दिया। हम मोनू को ठीक से उठाते हुए कहते हैं, ये जगह सही नहीं है यार दोस्तों, यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए हमें। हम इतना कह के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पैर पे चोट लगने की वजह से मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता हूँ, लेकिन जैसे तैसे करके मैं भी दौड़ने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ कोई और भी दौड़ रहा होता है। मैं दौड़ते हुए 2-3 बार गिर भी जाता हूँ, लेकिन दोबारा उठ के दोबारा दौड़ना शुरू करता हूँ। लेकिन अजीब सी बात ये भी थी कि अब हमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम भागते भागते अब थक चुके थे। अब मुझे ज़ोर ज़ोर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दे रहा था। एक बार को मैं पीछे पलट के देखा तो मुझे ये दिखाई देता है कि रेल की पटरियों पे अब एक इंजन दौड़ रहा है और उस इंजन के ऊपर एक सर था जिसका धड़ नहीं था और नीचे घुटनों से नीचे उसके पैर थे।
यानी गर्दन से घुटने तक का जो हिस्सा होता है वो नहीं था। ये देख के मेरी चीख निकल जाती है। और उस इंजन का रफ्तार इतना तेज था कि 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि वो इंजन हमारे ऊपर से निकलना चाह रहा हो। मैं उठ के जैसे तैसे फिर से भागने पे जोर दिया, लेकिन जब दोबारा मैं पीछे देखता हूँ तो अब वो इंजन ना ही वो सर, वहाँ दोनों ही नहीं होते। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। घर में मेरी माँ मुझे देखते ही बोली, कहाँ गया था? और आज कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए तेरे? और तेरी चप्पल कहाँ है? मेरी शक्ल में सब कुछ लिखा हुआ था। माँ ने बोला, सच सच बता दे वरना पिताजी से कह के पिटाई लगवाऊंगी। मैं पहले से ही डरा हुआ था। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ उसी वक्त सर पकड़ के बैठ गई। कुछ दिनों में हम तीनों ही दोस्त बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अजीब सा किस्सा अब शुरू होता है। हम 3 दोस्त साथ में गए, खेले और बुरा अनुभव वहाँ से लाए और बीमार भी पड़े। और कुछ ही दिनों में गुड्डू और मोनू ठीक हो गए, लेकिन मैं ज्यों का त्यों था। मैं बीमारी से ठीक ही नहीं हो पा रहा था। मेरा शरीर अब सफ़ेद पड़ रहा था। मैं सूखने लगा था। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। मेरे माता पिता अब उस रेलवे स्टेशन में जाके मेरे शरीर से गिरी हुई खून की बूंदें साफ करने की योजना बनाते हैं और साथ ही मेरी चप्पल भी वापस लेके आने की बात करते हैं। ये बात सुन कुछ गांव के लोग आगे आके मदद करना चाहते हैं और कल सुबह सूर्योदय के पश्चात उस रेलवे स्टेशन में जाने का निश्चय कर लेते हैं। इधर मेरी हालत और गंभीर होते जा रही थी। अगले दिन गांव वाले और मेरे माता पिता उस रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। 3 से 4 घंटे ढूंढने पर भी उन्हें ना तो चप्पल मिलती है, ना ही किसी तरीके की ताज़ी खून की बूंदें। वे लोग थक हार के अब घर वापस आ जाते हैं। अब किसी बाबा या ओझा को दिखाने की बात छिड़ती है। अगले ही दिन दूसरे गांव से एक ओझा आते हैं। कुछ पूजा पाठ करने के पश्चात ओझा बताते हैं, मसला ना तो चप्पल का है, ना ही इसके शरीर से गिरी हुई खून की बूंदों का। मसला तो सारा मोनू और गुड्डू की हरकत का है। वे लोग वहां जाने के बाद हर वक्त वहां रहने वाली आत्मा को चुनौती दिए जा रहे थे। साथ ही हम तुझसे नहीं डरते, सामने आके दिखाओ, और भी बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। उस दिन उस जगह मोनू की भी खून की बूंदें गिरी थी। मोनू की आत्मा ने कुछ क्षण के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। तब उस आत्मा ने मोनू की आत्मा को जकड़ लिया था। जैसे तैसे उस शैतानी आत्मा से मोनू की आत्मा लड़ी थी, लेकिन हार कर मोनू की आत्मा आपके बेटे में आ घुसी। तब से वो आपके बेटे को मोनू समझ के सता रही है। ओझा ने इसका उपाय भी बताया और कुछ अभिमंत्रित मालाएं और धागे मेरे शरीर में डाल दिए और किसी जानवर का खून और मांस वहां ले जाकर बिखेरने को कहा। उतना करने के पश्चात मेरी तबीयत में सुधार आई। आज मैं 28 साल का हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मोनू और मेरी आत्माएं अपने अपने शरीर में लौटने के बावजूद वो बुरी आत्मा मुझे कैसे परेशान कर सकती है। मैं इसका जवाब जानने के लिए आज भी उस ओझा की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता हूँ, लेकिन मुझे वो ओझा आज तक नहीं मिले। कहते हैं ना, किस्मत वालों को साथ तो शैतान भी दे देता है, और बदकिस्मत वालों का साथ कभी कभी भगवान भी नहीं। लेकिन उस दिन से मुझे भगवान पे और ज़्यादा विश्वास होने लगा। जब वो मालाएं, जब वो धागे मेरे को पहनाए गए, शायद ये गुत्थी कभी नहीं सुलझेगी जो मेरे मन में है। आज भी गुड्डू और मोनू मेरे दोस्त हैं,
वो घटना उनको भी याद है, लेकिन जब उस घटना की बात छिड़ती है तो हमेशा ही वे लोग उस घटना को सपने का नाम दे देते हैं और किस्सा ख़त्म करते हैं। उनको पता है या नहीं पता मैं नहीं जानता, लेकिन जो चीज़ मेरे साथ हुई वो चीज़ मैं बखूबी जानता हूँ। उस घटना के बाद मैं उस रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकता। भला हो उस इंसान का जिस इंसान ने हमें पहली बार में जाने से रोका था। तब तो और शाम का समय था, अगर तब हम वहाँ जाते तो हमारे साथ और भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। सभी चीज़ें मिलके कभी कभी अच्छाई उत्पन्न कर जाती है तो कभी बुराई। अगर भगवान है तो शैतान भी है, अगर शैतान है तो भगवान भी ज़रूर है। उस घटना के बाद से मैं पूजा पाठ में ज़्यादा व्यस्त होने लगा, क्योंकि जो डर मेरे अंदर था वो पूजा पाठ करने के पश्चात ही निकला है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे ही कहानियाँ लेता आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।